रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार हर बैंक के ब्रांच में जब आप जाएंगे, लिखा होना चाहिए कि उसका आंतरिक लोकपाल कौन है उस बैंक का, उससे संपर्क आप कैसे करेंगे। यह लोकपाल दूसरे बैंकों से रिटायर्ड हुआ व्यक्ति बनता है। बैंकों का अपना लोकपाल तो होता ही है भीतर वाला, बाहर भी ये सभी बैंकों का एक संयुक्त स्वतंत्र लोकपाल होता है। बैंकों के भी ई वॉलेट होते हैं और कंपनियों के भी होते हैं। बैंकों के जो वॉलेट होते हैं वो लोकपाल के दायरे में आते हैं और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन से चलते हैं, लेकिन कंपनियों के ई वॉलेट जो हैं वो लोकपाल के दायरे में नहीं आते, वो भी चलते हैं रिजर्व बैंक की ही गाइडलाइन से। अगर ये सही है तो ऐसा क्यों है? नोटबंदी के ने दर्शक और पत्रकार दोनों को बैंकिंग प्रणाली को समझने का अवसर उपलब्ध कराया है। मेरे पढ़ने और समझने में चूक हो सकती है, इसके लिए पहले ही माफी। फिर जो समझ सका हूं वो साझा करने का जोखिम उठा रहा हूं। रिजर्व बैंक के अनुसार ई वॉलेट से आपने किसी को भुगतान किया, पेमेंट किया, जिसे पेमेंट किया है उसके खाते में 3 दिन के अंदर पैसा चला जाना चाहिए। मान लीजिए कि पैसा नहीं गया और आपके खाते से निकल भी गया, तो इसकी शिकायत के लिए स्वतंत्र व्यवस्था क्या है, क्या आप जानते हैं? मान लीजिए आपने खाते से पैसा निकल गया, आपके खाते से, और रास्ते में कहीं अटक गया, ना उसे मिला ना आपको मिला, तब आपके अधिकार क्या हैं? जाहिर है इसकी शिकायत आपको वॉलेट कंपनी से ही करनी होगी। अगर 3 दिन के अंदर कंपनी ने पैसा नहीं दिया, 4 दिन बाद दिया या हफ्ता भर बाद पता चला कि आपने जो पेमेंट बिजली कंपनी को किया था वो उसे मिला ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉलेट कंपनियों को अनुमति देता है कि वे अपनी न्यूनतम जमा राशि पर ब्याज कमा सकती हैं और वो राशि बढ़ा भी सकती हैं। तो आपका पैसा हो सकता है कि वो रोक लें और ब्याज कमा लें, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने तो कमाई कर ली, लेकिन अगर समय पर बिजली कंपनी को बिल नहीं गया तो जुर्माना आप पर लग सकता है। क्या हम तमाम कानूनों और अपने अधिकारों की बारीकियों को समझते हैं? सोमवार के प्राइम टाइम में वकील प्रशांत माली ने कहा कि दिल्ली के साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल में 2012 से कोई जज नहीं है। यह सुनकर हम भी चौंक गए। हमारे सहयोगी शरद शर्मा मंगलवार की सुबह दिल्ली स्थित साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल के दफ्तर पहुंच गए। भारत में साइबर अपराध के लिए यह इकलौती कोर्ट है, जैसे पर्यावरण के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, लेकिन एनजीटी या दूसरे ट्राइब्यूनल में एक चेयरमैन और 2 मेंबर 3 मेंबर होते हैं। एनजीटी में अगर चेयरमैन नहीं है तो मेंबर न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। आईटी एक्ट 2000 में ऐसा कोई प्रावधान ना होने के कारण बीते 5.5 साल से साइबर ट्राइब्यूनल में तारीख ही मिलती है, फैसला नहीं आता, क्योंकि इसके मेंबर जज का काम नहीं कर सकते। वैसे ये जज नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं, मगर इसकी कुर्सी पर कोई रिटायर्ड न्यायाधीश ही बैठ सकता है। जस्टिस राजेश टंडन इस ट्राइब्यूनल के आखिरी जज थे। 30 जून 2011 को वहां से रिटायर हुए और अब जज ही नहीं है। शरद शर्मा ने ट्राइब्यूनल की वेबसाइट भी देखी, जिससे पता चलता है कि 2011 से यहां पर कोई जजमेंट नहीं आया है। इसका दफ्तर कनॉट प्लेस के जीवन भारती बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में है। हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सके, ना रसीद ला सके, लेकिन पता चला, सुनने को मिला कि इस दफ्तर का मासिक किराया, महीने का किराया 30 से 35 लाख रुपया है। इतना खर्चा किराए पर और फैसले के लिए 5.5 साल से जज नहीं। यह किसकी जवाबदेही है? वैसे यह ट्राइब्यूनल रविशंकर प्रसाद केंद्रीय आईटी मंत्री के मंत्रालय के तहत आता है। मंत्रालय ने यहां पर्याप्त स्टाफ भी नहीं दिए हैं और इसकी वेबसाइट पर लिखा है कि चेयरमैन की नियुक्ति सरकार के पास विचाराधीन है। साइबर क्राइम की हिंदुस्तान की इकलौती अदालत का यह हाल है। साइबर वकील पवन दुग्गल जी ने कहा कि जज का ना होना एक तरह से मानवाधिकार का हनन है। इस ट्राइब्यूनल में अपने मुवक्किल के लिए केस लड़ रहे हैं जिनके साथ 7 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। सजल धमीजा वकील ने शरद शर्मा ने उनके दफ्तर में जाकर बात की। दोनों की बात सुनाते हैं। सर, चेयरपर्सन ही नहीं है। चेयरपर्सन होगा तो बेंच बैठेगी, चेयरपर्सन अपॉइंट ही नहीं होता। कोई बेंच में चेयरपर्सन है ही नहीं। अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको भी लिस्ट जो है मैं आपको खोल के दिखाई है। हाँ। उस लिस्ट के अंदर चेयरपर्सन के नाम ब्लैंक पड़े हुए हैं। अभी तक किसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं है जो आके जो वहां पर उसको संभाले। सिर्फ मेंबर जुडिशियल बैठता है। मेंबर जुडिशियल जो बैठेगा वो भी पूरे कोर्ट को कोरम पूरा नहीं दे सकता। तो कोई जजमेंट पास करने की पूरी कंप्लीट पावर उसके हाथ में नहीं होती। जब तक चेयरपर्सन बैठ के कंप्लीट जजमेंट नहीं देगा, कोई जजमेंट होगी नहीं। जब तक जजमेंट नहीं होगी, क्लाइंट्स जो है वो सफर करते रहेंगे। और अगर कोई भी ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन 5 साल से नियुक्त नहीं होते तो ट्राइब्यूनल जो है काफी हद तक नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। और अगर आप नॉन फंक्शनिंग ट्राइब्यूनल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों का भी हनन होता है। अगर आपने मुकदमा फाइल किया और अगले 5 साल आपकी सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि ट्राइब्यूनल के जो जज साहब हैं उनको अपॉइंट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। ये हाल है हमारे न्यायिक प्रक्रिया का साइबर क्राइम से जुड़े। फर्ज कीजिए कि आप तमिलनाडु के किसी कस्बे में रहते हैं और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। कानूनी समझ में हमसे चूक हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल केस की एफआईआर आप पुलिस के यहां कर देंगे।
मगर पैसा चाहिए तो निम्नलिखित चरणों से गुजरते हुए आपको उपरोक्त साइबर ट्राइब्यूनल ही आना पड़ेगा। आपको सबसे पहले राज्य के एजुकेटिंग अफसर, इनको कहा जाता है, अपील करेंगे वहां पर। हर राज्य के सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय का जो सचिव होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो एजुकेटिंग अफसर होता है। अगर आप सीधे हाईकोर्ट भी गए और वहां से मामला ट्राइब्यूनल में ही भेजा जाएगा। तो सोमवार के प्राइम टाइम में प्रशांत माली ने बताया कि कई राज्यों में प्रधान सचिवों को एजुकेटिंग अफसर का दायित्व ही नहीं दिया गया है। हम अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं कर सके। अगर यह सही है तो साइबर अपराध को लेकर इंसाफ की व्यवस्था काफी अंधकार में है, जागरूकता की घोर कमी है। शायद इसीलिए यहां करीब 100 मामले हैं ट्राइब्यूनल में, जबकि फरवरी 2016 में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2015 के बीच बैंक फ्रॉड के 12,000 मामले दर्ज हुए हैं देश भर में। राष्ट्रीय अपराध शाखा के अनुसार 2013 में साइबर क्राइम के 4,356 मामले हुए और 2014 में काफी बढ़ गए और 7,021 मामले दर्ज हुए। सोमवार को एक रिपोर्ट आई कि कैशलेस अभियान के कारण फ्रॉड के मामले 60 से 65% बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT.in _in का CERT के अनुसार 2015 में तमाम तरह के साइबर अपराधों की संख्या करीब 50,000 हो गई। गैर नकदी लेन देन के मामले में एशिया के मुल्क तेजी से प्रगति कर रहे हैं। दुनिया के जाने माने बैंक BNP पारिबास और मैनेजमेंट कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन केप जेमिनी, ये जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है, इसने वर्ल्ड पेमेंट्स रिपोर्ट 2016 जारी की। इसके अनुसार 2014 में दुनिया में कैशलेस लेन देन का चलन 8.9% की दर से बढ़ा। चीन ने 40% की दर से तरक्की की और भारत ने 13.5% की दर से तरक्की की। माने दुनिया के औसत से ज्यादा हम 2014 में भी तरक्की कर रहे थे। कैशलेस लेन देन के मामले में चीन चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर यूरोजोन, तीसरे में ब्राजील और इस मामले में चोटी के 10 देशों में अपना भारत अभी नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार 13 साल से चेक से भुगतान घटा है, कैश पेमेंट का चलन भी कम होता जा रहा है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जिस तेजी से कैशलेस चलन बढ़ा है उस तेजी से नियमों में बदलाव नहीं हो रहा है। बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करना होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि नियमों का जाल इतना जटिल ना हो जाए कि मामला सुस्त हो जाए और उपभोक्ता की परेशानी बढ़ जाए। क्या हम एक उपभोक्ता के तौर पर अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं? मान लीजिए किसी ने हैक कर आपके खाते से 10 लाख उड़ा लिए, उड़ा है, दुनिया में उड़ सकता है, जीवन भर की पूंजी साफ हो गई, तो आप कहां शिकायत करेंगे? आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं? तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रशांत माली फिर से हैं, वकील, और ओंकारनाथ साहब हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये भी बैंक की सुरक्षा से जुड़े रहे हैं। तो प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक तो आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो साइबर ट्राइब्यूनल की बात बताई और ये हाल है कि जज नहीं है अगर 2011 से, तो क्या हम समझ सकते हैं। तो खैर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं एक उपभोक्ता हूं और मेरे साथ मेरे किसी कार्ड से धोखाधड़ी होती है, तो बैंकों की जो नियमावली है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं उसे पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सारा दोष ये मान के दिया जाता है कि आप ही गलती करेंगे, उपभोक्ता, बैंक गलती नहीं करेगा। तो क्या मेरा ऑब्जर्वेशन सही है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है ताकि हमारे दर्शक सशक्त हो सकें इस तरह की जानकारी से? देखिए, बैंक जब एक टेक्नोलॉजी लेके आती है तो वो सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं लाती, वो अपनी सहूलियत के लिए भी लाती है। तो ग्राहक तो अपना काम कर रहे थे, आप उस पर एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, उन्हें उसकी कोई पुख्ता ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो और फिर उनसे गलती से फ्रॉड हो जाता है या उन पे फ्रॉड हो जाता है, तो वो जब भी बैंक के पास जाते हैं तो उनको दर बदर भटकना पड़ता है। बैंक उनको कभी पैसा नहीं देती, बैंक बोलती है कोर्ट जाओ, कोर्ट से जब भी हम उनके खिलाफ जब भी हम केस जीत के जाते हैं तभी बैंक बोलती है कि हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तो ये सालों साल ये वकीलों पे पैसा खर्च करेंगे, कोर्टों पे पैसा खर्च करेंगे, लेकिन एक जो आम जनता है जिसको लाख 2 लाख गया है, जिसका या 10-15 हज़ार रुपया गया है, उनको तुरंत पैसा नहीं देगी। बल्कि ये बैंकिंग बोर्ड जो है उन्होंने कहा है कि 10,000 तक ही लायबिलिटी जो क्लाइंट है उसकी होती है और उसके अलावा इनके पास इंश्योरेंस भी होता है जो ये क्लेम करके बैंक को की लायबिलिटी को और थोड़ा स्पष्ट कर सकेंगे प्रशांत जी? 10,000 क्या, मान लीजिए कि 10 लाख किसी के अकाउंट से उड़ गया, किसी ने हैक कर लिया, धोखे से फोन कर दिया और पूछ लिया, जैसे अभी हाल में झारखंड में गिरिडीह और जामताड़ा वगैरह से इस तरह का कांड हुआ था, एक जज साहब भी लपेटे में आ गए इसमें कोलकाता के, तो किसी ने कुछ पूछ के हैक कर लिया 10 लाख रुपया, तो उसमें से क्या 10,000 मिलेगा?
नहीं, 10,000 तक की लायबिलिटी, मतलब 10,000 ही इनका लॉस होगा, बाकी सब बैंकों को वापस देना है। जितना भी ज्यादा पैसा इनका गया हुआ है फ्रॉड के अंदर, वो बैंकों को रिटर्न करना है। ये आरबीआई का क्लियर, ठीक है, 9,90,000 देना, 10,000 का इनका मैंडेट है। अगर आप जामतारा की बात आपने छेड़ी है, तो ये एक नेशनल डिबेट हो सकता है कि जामतारा जैसे गांव से जितने भी ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं अपने भारत देश में, 90% लोग जामतारा से हो रहे हैं। तो इसमें ये मोबाइल कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व है। उनको दिख रहा है कि उनके टावर से बॉम्बे फोन लगाया जा रहा है, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फोन लगाया जा रहा है। तो यहाँ फ्रॉड की पूरी जड़ है। इन्होंने यहाँ बंगले बना लिए है, इसके गली गुचे में बैठ के इन लोग फ्रॉड करते हैं। वहाँ गैंग बनी हुई, खेतों से फ्रॉड हो रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन हम और हमारी पूरी जो पुलिस व्यवस्था है उस मामले में काफ़ी शांत बैठी हुई है। और इसमें अगर हम मोबाइल कंपनी को भी जिम्मेदार बनाते हैं, इस पे उनको भी लेके अगर कोई केस फाइल होती है, तो ये जो सिटीज़ बनी हुई है, जामतारा जैसे हरियाणा में कुछ ऐसी गांव बने हुए हैं जहां एटीएम के फ्रॉड करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे जो कुछ गांव उभर के आ रहे हैं हमारे, इसमें नोएडा में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज लगी हुए, मतलब जो सेंटर्स बने हुए, कॉल सेंटर, लूट के सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ हजारों लोग काम करके सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं। तो अगर जब तक इनको हम बंद नहीं किया जाए, जब इनको सीरियसली लिया नहीं जाए होम डिपार्टमेंट में या जो लोकल पुलिस है, भारतीय लोग लूटते रहेंगे। और ये जो गरीब लोग हैं जिनके कम पैसे होते हैं, वो तो हमेशा लूटते रहेंगे। ठीक है ओंकार नाथ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सोमवार को एक साकेत साहब थे, वो किसी अंग्रेजी विदेशी बैंक कह रहे थे कि उनका सुरक्षा बजट तो 2,000 करोड़ का होता है और भारत के बैंकों का तो 100 करोड़ भी नहीं होता, इतना कम होता, जबकि भारत के बैंकों का की जो डीलिंग है उपभोक्ताओं से ज़रूर उनसे ज़्यादा होगी। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, वो एक उपभोक्ता के लिए हैं, उसके तरफ झुके हुए हैं, या उनमें सारा प्रयास ये है कि बैंक का कम से कम नुकसान हो, उपभोक्ता का हो तो हो जाए? नहीं, जहाँ तक गाइडलाइंस का सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन 2011 में दिया था, 29 अप्रैल 2011, जिसको हम गोपाला कृष्णा कमेटी गाइडलाइन बोलते हैं। उसमें 9 चैप्टर थे। उसमें एक चैप्टर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है, एक चैप्टर साइबर फ्रॉड्स का है और एक कस्टमर अवेयरनेस एजुकेशन का है। पहली बार बैंकिंग इतिहास में इतने होलिस्टिक वे में कस्टमर अवेयरनेस के ऊपर बात की गई। उसमें अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा जाऊं तो ये बताऊं कि उसमें ये बताया गया है कि कस्टमर को कैसे एजुकेट करना है, आपको कस्टमर को सेगमेंट करना है। एक ही आइटम जो है सभी कस्टमर को आप नहीं दे सकते। इसके लिए आपको रिसर्च भी करनी है, सर्वे भी होना चाहिए, वर्कशॉप भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो गाइडलाइंस है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, एक ही आइटम सभी कस्टमर को नहीं दे सकते हैं। यानी कि ये है कि अगर डेबिट कार्ड, जैसे आप एक पोस्टर बना दिए, एक पोस्टर बना दिया कि फिशिंग अटैक ऐसा होता है, और वो मेट्रो कस्टमर के लिए भी है, अर्बन कस्टमर के लिए भी, रूरल कस्टमर के लिए भी है। ठीक है, हाँ। तो उनके जिस तरह से वो समझ सकते हैं उस तरह से आप अपने आइटम को जो है आपको कस्टमाइज करना है। तो जो गाइडलाइंस रेगुलेटर्स की आती है या जो दूसरी बॉडीज हैं जो उनकी गाइडलाइन है, वो कस्टमर की तरफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता इम्प्लीमेंटेशन में? क्या नहीं हो पाता? हाँ, जैसे कस्टमर को एजुकेशन जिस ढंग से देना चाहिए वो नहीं हुआ। ठीक, वेबसाइट पर आप इंफॉर्मेशन रख देते हैं, डूज एंड डोंट्स, कितने लोग वेबसाइट पर जाते हैं? और आप कॉन्फ्लिक्ट देखिए, मैक्सिमम फ्रॉड्स जो है आपको ईमेल से होते हैं, एसएमएस आते हैं उससे होते हैं। आप भी कम्युनिकेट करते हैं उसी तरह से, आप भी कम्युनिकेट करते हैं ईमेल से, आप भी कम्युनिकेट करते हैं एसएमएस से। तो कस्टमर तो एक कॉन्फ्लिक्ट में है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें रोकना चाहूँगा, ताकि मैं चाहता हूं कि हम भले कम बात करें लेकिन दर्शक ठीक से समझ जाएं। आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉड भी जो करता है वो उसी ईमेल से भेजता है और बैंक भी उसी ईमेल से भेजता है, तो जो उपभोक्ता होता है वो कंफ्यूज कर जाता है कि असली वाला कौन सा है ना? हर समय वो एक बहुत हाई डिग्री का इंटेलिजेंस चाहिए। तो आपकी बात सुन के ये लगा कि अगर फ्रॉड ईमेल या एसएमएस से हो रहा है तो ये 2 काम बैंक ना करें, शायद ये आप कह रहे हैं? जी, अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँ, आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा, उस पर एक सीवीवी नंबर है। उस सीवीवी नंबर का 3 डिजिट का नंबर है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है? पब्लिक तो नहीं है, प्राइवेट होना चाहिए या कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कार्ड पर 3 डिजिट नंबर वैसे ही लिखा हुआ है। कार्ड मिलने के बाद कोई भी उसको हटाता नहीं। जब आप पेमेंट करते हैं तो कोई भी सिग्नेचर टैली करता है या पीछे देखता है, 3 डिजिट नंबर उसको मिलता है। तो ऐसे ही आप जब इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो HTTPS जब आप यूज़ करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि सर्टिफिकेट में
एक्सटेंडेड वैलिडेशन है कि नहीं। अगर एक्सटेंडेड वैलिडेशन नहीं है तो हो सकता है फोर्स साइट हो सकती है, कोई आज के लिए साइट ओपन किया हो और उससे फ्रॉड कर ले। तो बहुत सारी चीज़ें इवन मेट्रो कस्टमर्स को भी नहीं मालूम है कि किस तरह से जो है ये डिजिटल वर्ल्ड में बिहेव करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे है, मेरा एक सवाल ये है कि ये तो हुआ एजुकेशन की बात की, अगर ये फ्रॉड हो भी जाता है तो अब मैं जानना चाहता हूं कि किसके अधिकार ज्यादा सुरक्षित हैं, उपभोक्ता के या बैंकों के? अगर आप बैंकों के पास जाएंगे तो बैंक जो है आपके अधिकार सुरक्षित नहीं मानेंगे। उनके पास कोई ऐसा कंप्रेहेंसिव पॉलिसी नहीं है। कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए और उसकी लायबिलिटी फिक्स करने के लिए 2016 में 11 अगस्त 2016 को आरबीआई ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू किया। उसमें उन्होंने कस्टमर लायबिलिटी की बात की है, जीरो लायबिलिटी व्हेन द कस्टमर इज़ नॉट एट फॉल्ट। दूसरी उन्होंने बताया है बैंक का फॉल्ट है तो क्या लायबिलिटी होगी, और तीसरा अगर थर्ड पार्टी का है, जो सर्विस प्रोवाइडर है हमारे मोबाइल या और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी क्या लायबिलिटी होगी। लेकिन वो 31 अगस्त तक ड्राफ्ट में रखा गया था, उसके बाद वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, आरबीआई ने उसको रिलीज़ नहीं किया है। उसमें उन्होंने बोला था बैंक जो है स्पेसिफिक पॉलिसी बना के और हर कस्टमर को इन्फॉर्म करेगी, जो भी वो पॉलिसी बना रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी कितनी होगी और इनकी लायबिलिटी कितनी होगी, विथ दिस 3 गाइडलाइंस। ये जो 3 जो गाइडलाइंस दिए हैं उसके अंदर होने चाहिए थे, तो वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो कहीं भी आप साफ साफ ये नहीं बता सकते कि कस्टमर की लायबिलिटी क्या होगी या इधर की लायबिलिटी क्या होगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब साइबर फ्रॉड्स होते हैं, बैंक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। कस्टमर जो हमारे आपके जैसे कस्टमर हैं वो फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे कस्टमर हैं जो जिनको कोई जानकारी नहीं है, जो पढ़े लिखे कम हैं, वो तो न कोर्ट जा सकते हैं न कहीं और FIR लॉन्च कर सकते हैं, तो उनका रिपोर्ट रिजर्व बैंक को या दूसरे अथॉरिटीज़ को होता भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स जो आपने अपने इसमें शुरू में बताया प्रारंभ में कि इतने फ्रॉड्स जो है डिक्लेयर किए गए हैं, उससे कई गुना ऐसे फ्रॉड्स होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं किए गए। अच्छा जी,